सो लिखो हेडिंग, आर्टिकल करांगे, फिर न्यूमेरिकल्स कर लांगे। तो फ्रिक्शन दे रिगार्डिंग जो असी डिस्कशन कर रहे हैं तो सानू थोड़ा ये आइडिया हो चुका है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इन्हों कैलकुलेट करते वक्त किस तरह सोचना वा, पता कि नहीं, याद है? नाउ हुण आपां फ्रिक्शन दे रिगार्डिंग एक टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दा सिंबल असी अज्यूम कर लेने आ लैम्डा। तो लेट लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो बेटा, हुण जदों तुसी फ्रिक्शन की गल करते हैं तो फ्रिक्शन बेसिकली की है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। पर कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट केड़ा वा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हुण तुसी नोट किया होएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जदों बॉडी एक्चुअली मूव करन लग पैंदी है then friction becomes kinetic friction। और थानू याद होएगा आप डिस्कशन कर चुके हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कम, लैस है ना, छोटी हुंदी है, घट हुंदी है हमेशा। इसका मतलब जे आपां स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ते काइनेटिक फ्रिक्शन चो देखिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मोर है, ज्यादा वा। तो हुण बेटा से आ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा किसी सरफेस से, तो आ है सरफेस, और सरफेस की नेचर रफ है, ठीक है। हुण अगर मैं थानू बोला कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मूव कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट और सरफेस च केड़ी फ्रिक्शन होएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अगर मैं बोला कि जो ऑब्जेक्ट है इट टेंड्स टू मूव, केड़ी फ्रिक्शन होएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं बोला दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू स्लाइड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम है ना। हुण अगर मैं डायग्राम च शो करा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ ऑन द वर्ज टू स्लाइड है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ आएगी? इस तरफ। कांटेक्ट फोर्स आएगी इस तरफ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स इस तरफ आएगी। हुण ये भी कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। हुण अगर मैं थानू कहां कि ये दो कांटेक्ट फोर्सेस ही है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स निकालो, की करूंगे? ऐड करांगे। ऐड करने लिए केड़ा लॉ लगावांगे? वेक्टर एडिशन। केड़ा लॉ सूट करेगा इत्थे? क्योंकि डायग्राम च दोनों की टेल्स कॉमन है,
तो पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगा पुत, कंप्लीट करांगा। तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट केदा वा, दो फोर्सेस दा, केड़ियां केड़ियां दो फोर्सेस दा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और ये जो रिजल्टेंट है ये इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन नाल की बना रहा, कुछ एंगल। तो इस एंगल नूं असीं बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन केड़ा एंगल है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद नॉर्मल रिएक्शन। पर ये रिजल्टेंट है किदा, वो भी तो दसना पैना ना। तो आप की कहांगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। ये डेफिनेशन बन गई, तो लिख लो। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा हुण देखो बेटा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAC टैन लैम्डा नजर आ रहा, इहदे विच CA एंड AO। हुण देखो CA जी CA साइड है और जी OB साइड है बराबर ही है, मीन्स FL, और OA साइड N है। नाउ FL की है म्यू SN लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक कादे च रिलेशन आ गया बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और दोनों दियां वैल्यूज चो एक भी पता तो दूसरी निकल आएगी। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो
एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज देखो हुण अगर असी इस गल नूं प्रैक्टिकली समझना है, देखो आ केड़ा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल। हुण एक ही बन गया, इंक्लाइंड बन गया, इंक्लाइंड बन गया ना। तो इस इंक्लाइंड सरफेस दा जो हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल बन रहा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। की बोलते हैं? अच्छा, और असी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नू की कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते। हुण बेटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती। हुण आ इंक्लाइंड प्लेन है वो तो है ना, ये इंक्लाइंड है। हुण अगर मैं कहां कि इहदे उपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देना, हाँ इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। क्या ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे अपने आप नीचे आ रहा? नहीं आ रहा। आ केड़ा वा? इंक्लाइंड प्लेन, अपने आप नीचे आ रहा है ना। हुण एंगल ऑफ रिपोज दी जो स्टडी है, इंफॉर्मेशन है, उहदे तो सानू आइडिया की होएगा कि जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके ऊपर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज तो की है लैस, तो उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई बॉडी नीचे नहीं आएगी। तो जे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज तो ज्यादा वा, तो उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्लेस्ड बॉडी अपने आप नीचे आएगी, है ना, यही है। अच्छा, तो असी अगर इनू डिफाइन करना चाहते हैं एंगल ऑफ रिपोज नो, कि अगर मेरे सामने देखो और आ सेकेंड डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है। तो इट मीन्स आ ऑब्जेक्ट की होएगा रेस्ट दे, और केड़ी स्टेट च होएगा? टेंड्स टू स्लाइड डाउनवर्ड, नीचे नू जाने की कोशिश कर रहा, सफल नहीं हो रहा। और अगर इस एंगल की वैल्यू है ग्रेटर देन, तो फिर की होएगा? ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स बाय इटसेल्फ, अपने आप, है ना। अच्छा, हुण ਇਹਦਾ मतलब की होएगा? हुण गल नूं सुनियो पुत, अगर तुसी इस स्टेज तो इत्थे तक आना वा तो तुहानू थीटा नूं की करना पएगा? इंक्रीज। इंक्रीज जदों तुसी थीटा नूं इंक्रीज करोगे तो हुण अच्छा इत्थे एक होर पॉइंट नोट करियो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टिंग भी है। इस केस च केड़ी फ्रिक्शन होएगी? स्टैटिक। किस तरफ? इस तरफ।
बाकी फोर्सेस केड़ियां वा वेट दे नॉर्मल रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितना निकाली जा सकती है कि असी वेट दे की बनावांगे mg cos थीटा तो n बन गया mg cos थीटा तो fs बन गया mg sin थीटा है ना यही होया। अच्छा हुण अगर तुसी थीटा नू इंक्रीज करोगे हौली हौली ग्रैजुअली ज़्यादा नहीं एकदम हल्का हल्का तो थीटा दे इंक्रीज होने नाल साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगी है ना। पर एक जगह पे जाके स्टैटिक फ्रिक्शन की हो जो मैक्सिमम उसका नाम की है उस वक्त जदों ये मैक्सिमम हो गई उस वक्त थीटा की वैल्यू की होनी चाहिए है उस वक्त थीटा की वैल्यू पूरी फाई के बराबर हो जानी चाहिए फाई के बराबर हो गई है ना। मतलब जिस वक्त पहला की है कि जो असी एंगल नू इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉडी केड़ी स्टेट है टेंड्स टू स्लाइड डाउन पर जिदा जिदा असी थीटा इंक्रीज कर रहे हैं एफ एस इंक्रीज हो रहा और एक स्टेज पे जाके जो असी थीटा चूज कर लिया कि एफ एस कितना हो गया मैक्सिमम तो यदा मतलब बॉडी केड़ी स्टेट आ गई ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन तो उस वक्त केड़ी फ्रिक्शन होएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन और उस वक्त इस एंगल नू की कवांगे ये एंगल किस दे बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज दे बराबर और जे असी थीटा की वैल्यू नू होर इंक्रीज कर देने तो बॉडी केड़ी स्टेट च आ जाऊ एक्चुअली ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त फिर ये एंगल फाई नू क्रॉस कर गया है ना इंक्रीज कर गया तो एंगल ऑफ रिपोज की है लिखो एंगल ऑफ रिपोज है इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a rough surface on which नहीं on which ना करियो की लिखा आपा it is the of a rough surface comma such that an object placed on this rough surface is on the verge to slide down स्लाइड डाउन तो इस ऑब्जेक्ट से उस वक्त केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है वेट नॉर्मल रिएक्शन ते केड़ी फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। अच्छा और उस वक्त इस एंगल नू की बोलेंगे रिपोज तो यदा सिंबल की लवांगे फाई हुण क्योंकि बॉडी रेस्ट ते ही है वर्ज टू मूव है तो ये कंपोनेंट्स बना के
कंपोनेंट्स बन गए क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम च है। तो एन किस नू बैलेंस करेगा, कॉस फाई नू, और एफ एल के नू बैलेंस करेगा, एम जी साइन फाई नू। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, पता लग गया एफ एस क्यों आया, क्यों आया, म्यू एस एन होंगे ना, एन एन कट्टे जाने यार, ये बराबर आ गया। तो ये कादे च रिलेशन आ गया, फ्रिक्शन च आ गया। इस तो पहला केड़ा रिलेशन कढ़िया सी, वो रिलेशन भी देखो तो वो भी तो सेम ही सी कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जो दोनों ਨੂੰ इक्वेट करिए तो असी लैम्डा और फाई ਨੂੰ की लिख सकते हैं, tan फाई तो लैम्डा इज इक्वल टू फाई। मतलब चलो इतना करो पहला फटाफट, फिर आप डिस्कशन। ठीक है, तो फिर लिखो फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट लैम्डा इज इक्वल टू फाई। From above discussion it is clear that lambda is equal to phi, that is angle of friction is numerically equal to angle of friction is numerically equal to angle of repose, है ना। तो हुण तुहानू स्कूल दे विच एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज इहदे रिलेटेड आर्टिकल आ सकता है ना, भी शो करो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। प्लस न्यूमेरिकल तो चलो यूज होना ही है कंसेप्ट। अच्छा हुण बेटा कटो असाइनमेंट, आप क्वेश्चन पूरे करिए। कल वाली रहिंदे सीगे है ना 5-7 क्वेश्चन, वैसे तो ईजी सी काफ़ी, तुहानू कहा भी सी ट्राई करो,
क्वेश्चन नंबर 13 सी शायद, है ना? 12 कर ले सी। बोलो, बोल प्रांजल पहले। block of mass M is connected to another block of mass capital M by a spring massless of a spring constant K. The blocks are kept on a smooth horizontal plane. Initially, the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a constant force F starts acting on the block of mass capital M to pull it. Find the force on the block of mass small m. हाँ हुण देखो दो गल्लां च एक है स्मॉल एम, एक है कैपिटल एम, और फोर्स कैपिटल एम वाले ते लग रही है। ये ध्यान रखना ना, तुसी नोट करियो, जे असी किसी बॉडी नू स्प्रिंग अटैच कर दईए, स्प्रिंग दे दो एंड्स हुंदे, एक एंड चेयर नाल लगाता, दूसरा एंड हाथ च पकड़ लिया। जदों तुसी स्प्रिंग नू पुल करोगे तो इनिशियली पता की होएगा कि सिर्फ एक एंड मूव करेगा, मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, है ना? और जदों ओदी मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई उस तो बाद फिर वो चेयर भी नाल नाल मूव करेगी। तो इत्थे असी वही सिचुएशन लैके चलनी है कि स्प्रिंग दी मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई है। जदों एक्सटेंशन हो गई है तो रीस्टोरिंग फोर्स, वो क्यों? रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कितना चाहती है कि स्प्रिंग वापस नॉर्मल हो जाए। तो तुसी दिमाग च इहनूं कितना सोचना भी ये एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एंड्स ते इहनूं वापस ले आना चाहती है, तो इस करके ये शो हो गया। हाँ तो उस तो बाद की होगा तू, हाँ तो फोर्स लावांगे तो की होगा, है ना? तो फोर्स लगाने तो बाद ही स्ट्रेच होए, है ना? बिना फोर्स दे नहीं होने अपने आप। हुण जदों दोनों स्प्रिंग्स, दोनों मासेस ते रीस्टोरिंग फोर्स लग गई तो हुण फर्दर स्प्रिंग ने स्ट्रेच नहीं होना, मैक्सिमम हो चुका, तो दोनों मासेस दी एक्सेलरेशन की होनी है सेम। हुण इक्वेशंस लिख लो, एदी इक्वेशन ऑफ मोशन कितना लिखोगे? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ, और यदि दोनों नू ऐड करो ए आ जाएगा। असी कैलकुलेट की करना चाहते हैं स्मॉल एफ की वैल्यू की करना पएगा, पहला दोनों नू ऐड करके ए निकालनी पएगी, तो ए निकाल के पुट कर दो फर्स्ट, स्मॉल एफ आ जाएगा। स्ट्रिंग की तरह ही है इत्थे भी। आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो।
blocks of masses M1, M2, and M3 are connected by massless strings on a frictionless table. They are pulled with a force P3 is equal to 40 Newton. If M1 is equal to 10 kg, M2 is equal to 6 kg, M3 is equal to 4 kg, then the tension T2 will be. हाँ ਹੁਣ देखो डायग्राम पर तो बनी हुई है ना, देखो दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3 और आ है फोर्स। M1 का मास बोलो, मैं डायरेक्ट मास नाल ही कर देना है 10 kg, M2 का, M3 का फोर्स 40। अच्छा हुन आ टेंशन आ जाएगी, है ना, वो कोई नहीं 40 रहने दो, लोड ही नहीं। देन एक्सेलरेशन सेम होएगी तिन्ना दी, इस दी इक्वेशन लिखो। क्योंकि ये फ्रिक्शनलैस सरफेसिस है ना, फ्रिक्शनलैस सरफेसिस ते सानू नॉर्मल रिएक्शन बारी इक्वेशन लिखने की लोड़ नहीं है, लिख सकते हैं बट टाइम सेव करने लिए असं नहीं लिख रहे। तो इतने की बनेगी 10A इज इक्वल टू T1, आह 6A इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और आह 4A इज इक्वल टू 40 माइनस T2, है ना। की करूँगे हुन तिन्ना नू ऐड कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू इत्थे पुट करूँगे T1 आ जाएगी, इत्थे पुट करूँगे तो T2 आ जाएगी। तो की चाहिए आंसर च केड़ी फोर्स, T2 चाहिए है। तो तुम थर्ड इक्वेशन च पुट करके यदी वैल्यू T2 निकाल सकते हैं, T1 तो पूछी नहीं उन्हें। हाँ 15 देखो, बोल प्रांजल 15 ਇਹਦੇ ਚ भी सेम ही है ना एक तरह का, बस फोर्स की डायरेक्शन ही हाँ। तो बस फर्क की है फ्रिक्शनलेस सरफेसेस ही है। अच्छा आ मास कितना, आ वाला और आ वाला फोर्स इत्थे लग रही, आ एंगल फोर्स दिखती नहीं की गिवन है। अच्छा रेशो निकालनी है, तो आ बन गया F cos 30। इस तरफ आप आ वाले इक्वेशंस N1 N3 आ T1 है कि T2, T2 तो 12G sin 30 है ना। तो इन्हों की तो जरूरत ही नहीं है, ये बैलेंस हो रही है तो लिखना लिख लो। N3 आ गया 3G, N2 आ गया 12G
और n1 प्लस एफ साइन 30 आ गया। इन्हां दी तो लोड ही नहीं पैनी। और तिन्हां दी एक्सेलरेशन की होनी पुत्र सेम। तो यदि इक्वेजन बनाओ, इनू T2 आ T1 है, तो यदि इक्वेजन बनाओ 3a इज इक्वल टू T2, यदि बनाओ 12a इज इक्वल टू T1 माइनस T2, और यदि बनाओ 15a इज इक्वल टू f cos 30 माइनस T1। रेशो किहदी लेनी है? तो इत्थों ही आ जाएगा, इत्थों ही आ जाना पुत, लोड ही नहीं। बस इन्हां नूं तुसीं रेशो ले लो, 12a इज इक्वल टू T1 माइनस T2, 3a इज इक्वल टू T2, 4T2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। रेशो आ गई, है ना। तो एक्सेलरेशन दी लोड ही नहीं पैनी आपां नूं, टाइम वेस्ट कर। ठीक है, वही सेम पैटर्न चल रहा, रिपीट हो रहा, बस प्रैक्टिस नहीं करते तुसी। 16 बोलो, बोल अनिकेत। rocket with a lift of mass 3.5 to 10 raised to 1 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 10 meters per second scale. Then the initial thrust of blast is फोर्स, थ्रस्ट मींस फोर्स। तो हुण आ रॉकेट है बुद्ध, तो रॉकेट दे ऊपर केड़ी केड़ी फोर्स लगनी है? तो एक तां वेट है ना, दूसरा थ्रस्ट जिहड़ी जिन्हें रॉकेट नूं ऊपर नूं एक्सेलरेट कराना, और एक्सेलरेशन ए है। आ सिचुएशन है बेसिकली, रॉकेट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, वेट नीचे नूं है, और जिहड़ी थ्रस्ट फोर्स है ऊपर नूं है। तो हुण इक्वेजन कितना लिखोगे? एम इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी, तो एफ बन गया एम ए प्लस जी, और एफ की है थ्रस्ट, वही निकालनी है। सिक्सटीन्थ नंबर है ना। है जी गिवन नहीं, ए कितना दिता? 10, जी भी 10 ही ले लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ जाएगा आंसर। सेवनटीन बोलो पुत्र। बोलो प्रांजल। 3 masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg
each other with threads and are placed on the table as shown in the figure, what is the acceleration with which the system is moving? हाँ, 3 masses है ना, तो आ टेबल है, तो इत्थे पुली लगी है, तो आ एक मास है, ये 6 kg है पुत, और आ मास और आ वाला, ठीक है। पहला तो वेरियस फोर्सेस ड्रॉ कर लो, तो ये तो 1G 6G नॉर्मल रिएक्शन है ना, सॉरी 3G। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत, आ देखो आ सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल, और आ अलग सिंगल स्ट्रिंग है, अलग, तो दोनों की टेंशन डिफरेंट है। तो अगर आ T1 है तो आ T2 है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस तरफ, हम देखो समझो, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी मैं गल दसन लगा, लिसन पुत, कि एक्सेलरेशन या इस तरह होएगी, है ना, या उल्ट हो सकती है, सानू नहीं पता, कन्फर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो तुसी जिद्दां मर्जी लै सकते हैं। हुण जदों आपां आ लै ली ना एक्सेलरेशन, जदों असीं इहनूं सॉल्व करांगे, सुनो मान लो असीं इस तरह एक्सेलरेशन सानू आइडिया लगा भी इदां लै लईए, ठीक है, असीं इक्वेजनस लिख लईआं, सॉल्व कीतियां, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई, ਇਹਦਾ मतलब जिस तरह असीं सोचिया सी एक्चुअली भी उदां ही हो रहा, पर जे मान लो सॉल्व करन ते नैगेटिव आ जाए तो इट मीनस एक्चुअली उल्ट हो रहा वा, पर उन्होंने दोबारा नहीं करना, वो नैगेटिव साइन ने दस देना कि एक्चुअली अलग उल्ट हो रहा जो सोचा गया सी। तो इस करके ज़्यादा हुण इत्थे तो लगभग क्लीयर ही है भी हैवी नाल नीचे आना, लाइटर ने ऊपर जाना, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी, बट अदरवाइज जिथे कन्फ्यूजन होए भी उत्थे जिद्दां मर्जी लैके आंसर कट लेना। हुण आ देखो इहदे लई इक्वेजन की बनेगी, 1A इज इक्वल टू T1 माइनस G MA, इहदे लई 3A इज इक्वल टू 3G माइनस T2, और इहदे लई दो इक्वेजन आएंगे ना, एक आएगी N इज इक्वल टू 6G और दूजी आएगी 6A इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना। हुण आ तीनों इक्वेजन 1 2 ते 4 इन्हां नूं ऐड कर लो, 1 2 4 नूं ऐड कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। फाइंड आउट की करना तुसी, एक्सेलरेशन ही बस, और एक्सेलरेशन अगर आ गई तो T1 T2 भी निकल आएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन दे विच की पूछ रहा हो, तुहानू फाइंड आउट करने लिए, उहदे अकॉर्डिंगली उत्थे तक आंसर सॉल्व कर लो, है ना। नैट फोर्स वालियां पुत, नैट फोर्स वालियां करी दियां इक्वेट, जिहड़ियां बैलेंस हो रही वो नहीं, वो रेशियो ले ली दी। आ जाएगा आंसर 2A आ जाना, 2 सॉरी, चलिए आगे। A string of negligible
total mass going over a clamp pulley of mass M supports a block of mass capital M as shown in figure. The force on the pulley by the clamp is given by. दिखाओ डायग्राम है ना। तो आ दीवार है, आ क्लैंप है, आ पुली है और पुली के ऊपर आ थ्रेड पास कर रहे हैं ना। ठीक है, ध्यान ना गल सुनो। तो आ मास कितना स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम। तो और पुली का मास स्मॉल एम है। ठीक है, स्मॉल एम। अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम च, तो इस मास ते केड़ी केड़ी फोर्स लगनी, एम जी टेंशन, capital M plus small m into G to the index. की अच्छा वो नहीं, छड़ दे उन्हें, गलत है, गलत नहीं है वो, एक्चुअली ट्रांसफर करता, मैं समझाना वो तेरे को, गल नूं सुनियो। फाइंड आउट की करना, पहला ही सोचो, बाय द क्लैंप। उल्टा सोचो, थर्ड ला दे कि क्लैंप पुली ते कितनी फोर्स लगाएगा, जिन्नी पुली क्लैंप ते लगाएगी, क्लैंप ते लगाएगी। हुण सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचियो। आ क्लैंप है, दिस इज क्लैंप, है ना। हाले इनू भूल जाओ, इन्हां नूं भूल जाओ। पुली क्लैंप नाल लटक रही है, पुली लटक ही रही है, कनेक्टेड कैन मतलब, है ना। इहदा मतलब पुली क्लैंप ते कितनी फोर्स लगा रही है, अपने वेट के बराबर, एम जी, है ना, एम जी। बस नहीं, फिर देखो, क्योंकि पुली के ऊपर स्ट्रिंग निकल रहा है, हुण मास के ऊपर स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है। हुण ये स्ट्रिंग पुली नाल जुड़ी हुई है, इहदा मतलब आ की लग रही है, टी टी, है ना। तो हाले थोड़ी देर लिए छड़ दो, पुली ते टोटल फोर्स कितनी लग रही है, पुली ते टोटल फोर्स कितनी लग रही है, कितना सॉल्व कितना करांगे, पुली ते कितनी फोर्सेस लग रही हैं, हाउ मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पुली, प्लस तो मैं पूछे नहीं पुत्र, हाउ मैनी नंबर दसो, केड़ी केड़ियां दो है, एक एम जी ते एक आ नहीं, कितनियां नंबर फोर्सेस है, तीन, पुली ते लग रही हैं, है ना, पुली ते लग रही हैं वहां तीन फोर्सेस, कि नहीं। हुण इन्हां तिन्नां दा रिजल्टेंट कितना कढोगे, केड़ी एडिशन लगूगे, वैक्टर एडिशन। हुण इन्हां तिन्नां विचों आ दोनों फोर्सेस की है, आ दोनों फोर्सेस की है, हाँ, तो इन्हां दा रिजल्ट कितना आ जाएगा,
नॉर्मली ऐड करके। ਇਹਦਾ मतलब 3 फोर्सेस है वालियां, तो आ दोनों का रिजल्ट तो आ गया T प्लस एम जी। हुण T प्लस एम जी और T आपस च कितना एंगल बना रहे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, है ना। एक टोटल फोर्स केदे ते लग रही है, पुली ते लग रही है ना, कि नहीं। अच्छा हुण आ पोर्शन इक्विलिब्रियम च रेस्ट ते, तो टी किस दे बराबर है, एम जी दे। तो ਇਹਦਾ मतलब टी की वैल्यू पुट कर लेने इत्थे, एम जी प्लस एम जी इतने बन गया, है ना। अच्छा ये टोटल फोर्स केदे ते लग रही है, पुली ते, पुली ते, है ना। पर पुली कित्थों लटक रही है, क्लैंप तो। ਇਹਦਾ मतलब ये फोर्स पुली केदे ते लगा रही है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्लैंप पुली ते कितनी फोर्स लगा रहे हैं, सेम। तो ये आंसर आ गया। वो नहीं करना जितना मैं कराया उदा करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी काफी। इन्ना एक्सपैंड करने की लोड़ ही नहीं, देखो आंसर की आ रहा, जी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आंसर आए ना ਤੁਹਾਡਾ m प्लस स्मॉल m ਦਾ स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर कॉमन है ना। नेक्स्ट देखो की है क्वेश्चन नंबर 19। बोलो। Reaction on a body placed in a lift moving up with a constant acceleration of 1 meter per second square is 88 Newton. If g is equal to 10 meter per second square, then find the mass of body in K. लिफ्ट ऊपर ਨੂੰ जा रही है, एक्सेलरेशन कितनी है, हैं? और ਜਿਹੜੀ बॉडी है ਉਹਦੇ ਤੇ दो फोर्सेस लगनियां, एक वेट दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप इस बॉडी की इक्वेशन कितना लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एन माइनस एम जी। तो एन की आ गया एम ए प्लस जी। हुण एन की वैल्यू कितनी दी नॉर्मल रिएक्शन की, देखो 88, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, तो एम निकाल लो, है ना।
लास्ट बोलो फिर, है ना, 20th। Block released from the top of a smooth inclined plane reaches the bottom of the plane in under 2 seconds. Find the time taken by the block to cover the first half of the inclined plane. हाँ, आ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट आ गए कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, आ कितना एंगल नहीं देता, कोई गल नहीं, थीटा थीटा मत। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दे ऊपर केड़ी केड़ी फोर्स लगनी है पुत, mg cos थीटा, है ना। हुण क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो ऑब्जेक्ट ने नीचे नू आना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हुण तुसी कितना करोगे इनू इक्वेशन, n तो आ जाएगी mg cos थीटा और नेट एक्सेलरेशन बनेगी g sin थीटा ना, यही है ना। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ते जो बॉडी अपने आप नीचे आती है तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा कितनी होती है, याद रखना। अच्छा, क्योंकि g भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये केड़ा मोशन है, यूनिफॉर्मली। तो इस मोशन नु s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नाल सॉल्व किया जा सकता है ना। हुण गौर करो, वो पता की कह रहा, कहता जिहड़ा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है आवा पूरा, इथों ऑब्जेक्ट नु पूरा नीचे आने नू कितना टाइम लगा, √2 सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a √2, आ बन गई इक्वेशन, है ना। ये पूरे लिए है, पर वो की कहता, कहता सिर्फ केड़ा टाइम दसना, फर्स्ट हाफ दा। फर्स्ट हाफ दा मतलब u 0 है बट s/2 हो गया, तो इट मीन्स आ इक्वेशन च s/2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। हुण रेशो ले लो, है ना, तो s इज इक्वल टू at स्क्वायर बन गया पुत, और आ s है हाफ at स्क्वायर, दोनों नू इक्वेट कर लो। आ दो इक्वेशन आ गई ना पूरे लिए, ये हाफ लिए, तो दोनों नू इक्वेट करो, वन सेकेंड आ जाना, है ना। तो ये वैसे तो एक्सेलरेशन की लोड़ ही नहीं पई, जस्ट ए मन के आ, बट सानू ये पता लग गया कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ते जदों भी बॉडी अपने आप नीचे आती है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी लेनी, g sin थीटा लेनी।